हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और ये दोनों एक साथ एक रिएक्शन में किस तरीके से हो रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंस से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी नोट करना चाहता हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से समझें। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अकेले अकेले रिएक्शन में नहीं हो रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में कभी केवल ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन नहीं हो रहा होगा, या रिडक्शन हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा। ये डैम श्योर है कि जब कभी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में कहीं ना कहीं पर रिडक्शन हो रहा होगा। वो हमें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, हम उसे पता लगा पाएँ या ना पता लगा पाएँ, पर ये डैम श्योर है कि जहाँ कहीं भी ऑक्सीडेशन है वहाँ पर रिडक्शन है, जहाँ कहीं भी रिडक्शन है वहाँ पर ऑक्सीडेशन है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में देखो पहले से ही दो वर्ड्स छिपे हुए हैं, एक रेड और एक ऑक्स। रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन जो हम बता रहे हैं ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की मिलीजुली फिनोमेना है। साथ में हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि दुनिया की ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं एक्सेप्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो दुनिया की सारी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़ कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कभी अकेले अकेले नहीं होते, ये दोनों साथ में हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट को छोड़ करके। तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को किस तरीके से डिफाइन और डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए अगर हम सबसे पहले टर्म की बात करें तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मींस इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। साथ में हम ये कहेंगे कि जब किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है तो हम उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब हम दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हमको पता है कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा तो ठीक इसका अपोजिट क्या होगा, रिडक्शन कहलाएगा। लाइक अगर हम रिडक्शन के पहले पॉइंट की बात करें तो दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और अगर हम हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करेंगे तो हम लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात हो गई उस रिस्पेक्ट में जब हमको रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। हम आपको दो डिफरेंस ऐसा भी बताएंगे जो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के अलावा भी अन्य चीजों को भी इंक्लूड कर लेंगे। लाइक तीसरा थर्ड पॉइंट जो हम कहेंगे वो हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के लिए हम तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और अगर हम फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो फोर्थ पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक वैसे तो फोर्थ पॉइंट होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बट यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है और आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये सब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर की जगह पर मैं कुछ और यूज करके बता दे रहा हूं, लाइक इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन के टर्म में हम क्या कह सकते हैं, चौथा पॉइंट डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, घट रहा होगा तो रिडक्शन। तो यहां पर मैंने आपको टोटल 4 पॉइंट्स बताए हैं और इन 4 पॉइंट्स को हम बारी बारी किसी एग्जाम्पल पर लगा करके या कह सकते हैं इंप्लीमेंट करके हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, किसका हुआ, ये दो क्वेश्चंस आपको हर चीज का जवाब दे देंगे। पहला,
क्या हुआ, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो पहली चीज क्या हुआ, तो भाई ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। किस में हुआ, तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ऑक्सीजन का एडिशन अगर ऑक्सीडेशन है तो जिसमें जाकर के जुड़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। किस में जुड़ रहा है, कार्बन में जुड़ रहा है, तो किसका ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव NH3। ठीक है, तो अब हम कहेंगे क्या जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। मैं यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एज इट इज समझा रहा हूँ। तो अगर हम बात करेंगे भाई हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ने पर क्या होता है, रिडक्शन। किस में जुड़ रहा है, नाइट्रोजन में जुड़ रहा है। तो अब अगर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हम किसका कहेंगे, किसका रिडक्शन हुआ, नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ। तो मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो रिडक्शन, जिसमें जुड़ रहा होगा उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन या उस कंपाउंड का रिडक्शन। अब बात आती है कि सर आपने पहले वाले रिएक्शन में ये बताया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अभी आप कुछ मिनट पहले आप ये कह रहे थे कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो साथ में कहीं ना कहीं पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो भाई इस रिएक्शन में रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो हम इसको भी अभी थोड़ी देर के लिए समझेंगे, बट कुछ देर के बाद। अब अगर हमारी बात आती है कि भाई हमने ऑक्सीडेशन के टर्म में समझ लिया और हाइड्रोजन के टर्म में समझ लिया, अब हमको इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताया जाए, तो हम ये कहेंगे लेट अस अज्यूम दैट कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया कि जिंक है, और जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, जिंक ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो हम ये कहेंगे जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो लॉस हुआ कि गेन हुआ, तो जब कभी हम प्रोडक्ट में देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या कहे, सॉरी मेटल ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। तो अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। साथ में अगर हम ये कहें कि क्लोरीन है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया है और इसने क्या बना लिया है, Cl-, तो जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ठीक उसी तरीके से हम इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज को भी, सॉरी इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, बट उस समय पर हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को एक साथ समझ रहे होंगे। तो थोड़ी देर के लिए भी हम 4th पॉइंट को ड्रॉप करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आपको बाकी ऊपर के तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि भाई इस वाले रिएक्शन में किस तरीके से एक ही टाइम पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो चलता हूं मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर करता हूं, और स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं आपको स्टार्टिंग से समझाना शुरू करता हूं कि किस तरीके से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक रिएक्शन में हो रहे होते हैं। तो लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भाई कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन को कहीं ना कहीं पर शेयरिंग करनी होती है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, पर अगर कोई इसे देने वाला मिल जाए तब तो ठीक है, वरना ये भी शेयरिंग कर लेता है। तो अब अगर हम बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन की, तो हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो लाइक कार्बन, एक ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड। और अब अगर हम बात करेंगे कि भाई यहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज कितना है, तो हम कहेंगे कार्बन के ऊपर सर चार्ज है 0, कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हम कहेंगे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप कहोगे सर इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0, क्योंकि इसके ऊपर भी हमें कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा। साथ में ये जो है ये आपस में किसी सेम एलिमेंट से कनेक्टेड है, किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कार्बन की बात करूँ तो कार्बन तो अकेला था तो उसके ऊपर चार्ज 0 होगा, बट आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। तो जब ये दोनों सेम एलिमेंट होते हैं तो सेम एलिमेंट कभी भी एक दूसरे के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ऑक्सीजन 2 हैं बट इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। ठीक, अगर उसी तरीके से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब ये डैम श्योर है कि किसी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किसी एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा।
तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाए हुए है और इस साइड भी डबल बॉन्ड बनाए हुए है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये हम आपको चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ाएंगे आपको, वहां पर बहुत अच्छे से हम क्लैरिफाई करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, किस तरीके से ये पूरे पीरियोडिक टेबल में वेरी कर रही होती है। बट यहाँ पर अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया। बाद में हम बात ये भी कर सकते हैं कि भाई इसके ऊपर कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के पास बॉन्ड कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा वो इस वाले बॉन्ड में भी खींच रहा होगा और इस वाले बॉन्ड में भी खींच रहा होगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा, जबकि कार्बन के ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा। और सेम सिचुएशन इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी होगी, तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 नेगेटिव आएगा और इस वाले कार्बन के ऊपर भी 2 पॉजिटिव आएगा। तो कुल मिलाकर के कार्बन के ऊपर हो गए 4 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई कार्बन के ऊपर +4 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। हम लिखेंगे केवल एक एलिमेंट का। अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो हम लिखते केवल एक ही ऑक्सीजन का है। तो अब हम क्या बात करेंगे कि भाई कार्बन जो है वो 0 से किस में चला गया, +4 में। तो अब बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या घटा, तो आपको सर 0 से +4 में गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। तो क्योंकि यहां पर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। और यहां पर हम कहेंगे कि ये 0 से कहां पर चला गया, -2 में चला गया। तो यहां पर हम देखेंगे डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हुआ है, और जहां कहीं भी डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पर हम क्या कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है। तो आप देख रहे हो कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और दूसरे वाले कंपाउंड का रिडक्शन भी हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूं, लाइक जिंक विल गिव आउट Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे सर यहां पर तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो लॉस करने से तो ऑक्सीडेशन का पता चल गया। साथ में हम चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं दैट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो यहां पर जरूर ऑक्सीडेशन हुआ होगा, बट हमें कहीं पर रिडक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम ये कैसे मान लें कि यहां पर रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है ये हाफ रिएक्शन है, आधी अधूरी रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन नहीं है। क्यों पूरी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जिंक ने अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई, कहीं ना कहीं पर तो वो जाकर के कोई ना कोई एटम तो एक्सेप्ट कर रहा होगा, और जो एटम एक्सेप्ट कर रहा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज घटेगा, और पॉजिटिव चार्ज घटेगा मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो क्योंकि ये हाफ रिएक्शन है इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। बट जब कहीं पर भी हम देखेंगे कि कोई रिएक्शन कंप्लीट लिखी जाएगी तो पक्का वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे। अगर हम इसको कंप्लीट रिएक्शन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे मान लेते हैं कि 2 क्लोरीन थे, लाइक Cl2 था, इसको हम हटा देते हैं, Cl2 था और इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। कहीं से क्या मिल गया, थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया, और इसने क्या बना लिया, 2Cl-। अब अगर मैं इसको जोड़ूं, और जोड़ने से पहले मैं ऊपर वाले रिएक्शन में बात करूं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, मतलब कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम रिडक्शन कहते हैं। साथ में कौन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन गेन कर रहा है। अगर क्लोरीन गेन कर रहा है तो इसका मतलब क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऊपर जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया, नीचे क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, और अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो भाई आ जाएगा Zn प्लस Cl2 विल गिव आउट, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ऐड अगर कर रहे हैं तो यहां पर ऐड करने के बाद एरो के लेफ्ट साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एरो के राइट साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और Zn2 प्लस और 2Cl माइनस की अगर मैं बात करूं तो लाइक Zn2 प्लस
प्लस में 2Cl माइनस, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो हम क्या लिखेंगे ZnCl2, तो एक कंपाउंड बन गया ZnCl2। और हमको देखने के लिए क्या मिलेगा कि जिंक के ऊपर यहाँ पर 2 पॉजिटिव और Cl के ऊपर 1 निगेटिव, तो जिंक 0 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, मतलब जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का क्या हुआ है, तो भाई एक निगेटिव चार्ज क्लोरीन का बढ़ा है, निगेटिव बढ़ा है मतलब पॉजिटिव घटा है, और डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, रिडक्शन। तो ठीक उसी तरीके से क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन, और जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब कभी भी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना दिख रहा हो, तो आप कोशिश ये करना कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर आप ये क्लैरिफाई कर पाओ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, या आप डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पर भी आप ये क्लैरिफाई कर पाओ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब बात ये आती है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में कहां कहां पर चल रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, तो फिर से मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और आपके सामने 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूं। जो सबसे पहला टर्म है दैट इज कोरोजन, और जो दूसरा टर्म है वो है रैंसिडिटी। ठीक है, जो दूसरा टर्म है दैट इज रैंसिडिटी। तो अब हम बात करेंगे कि भाई कोरोजन क्या होता है और रैंसिडिटी क्या होता है। ये दोनों ही ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन के एक स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हमारे रियल लाइफ में हमें मिलते हैं। तो अब अगर हम कोरोजन की बात करें, तो भाई कोरोजन जो होता है ये जनरली मेटल्स का होता है। ठीक है, अब मेटल्स का कोरोजन, मतलब कोरोजन, भाई वर्ड बार बार आ रहा है, कोरोजन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कहेंगे मेटल्स का ऑक्सीडेशन, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। जब कभी भी मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हम कहेंगे कि मेटल क्या कर गया, कोरोड कर गया। अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें रियल लाइफ में, तो आप ये देखते होंगे कि आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में जब कभी भी कहीं पर मेटल रखा होता है, लाइक आयरन, जैसे हम देखते हैं कि कहीं पर हमारे आसपास लोहा रखा हुआ है, लाइक सरिया के फॉर्म में जनरली जो होता है कि सरिया रखा होता है, या लोहे के छोटे मोटे सब्सटेंस रखे होते हैं, जो कुछ दिन के बाद उसके ऊपर जंग लग जाती है, मुझे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भाई इसके ऊपर जंग लग गई या रस्ट कर गया, तो रस्ट को यहाँ पर हम इन कॉमन टर्म्स सारे मेटल्स के लिए कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे कोरोजन की, तो मतलब मेटल का कहीं ना कहीं पर ऑक्सीडेशन, और इससे होता क्या है भाई, मेटल अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, मेटल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, मेटल अपनी शाइनी सरफेस को लूज कर देता है। तो इन प्रॉपर्टीज को लूज करना ये कोरोजन की कह सकते हैं रिजल्ट होती है। तो अब अगर हम बात करेंगे भाई ये कोरोजन होता कैसे है, तो जब हम कोरोजन के होने की बात करेंगे तो हमेशा मेटल का ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, मतलब मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर ऐसे तो मेटल हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहता है, भाई एयर में तो चारों तरफ ऑक्सीजन है ही, और साथ में क्या है, मेटल तो ओपन एयर में ही रखा होता है, तो मेटल तो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, तो हम तो कभी इसको बचा ही नहीं सकते, हमेशा कोरोड करेगा ही करेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, मेटल ऑक्सीजन के साथ तो होना चाहिए, साथ में इसके साथ साथ मॉइस्चर भी उसे मिलना चाहिए। जब तक मॉइस्चर नहीं मिलेगा तब तक कोरोजन होने वाला नहीं है। तो जब मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मॉइस्चर के साथ अवेलेबल होता है तो हम कहेंगे यहाँ पर कोरोजन हो जाता है। और कोरोजन में होता क्या है, तो लाइक लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास मेटल है आयरन, तो जब ये ऑक्सीजन और H2O के प्रेजेंस में आएगा, मॉइस्चर मींस व्हाट, H2O, मतलब जब कभी भी वाटर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं मॉइस्चर। अगर ये तीनों अवेलेबल हैं तो हम कहेंगे ये बना लेगा Fe2O3.XH2O। मतलब मुझे नहीं पता या किसी को नहीं पता कि ये कितने वाटर यहाँ पर अपने साथ ऐड करेगा, इस वजह से हमने क्या कह दिया, XH2O। कहीं पर एक भी हो सकता है, कहीं पर दो भी हो सकता है, या कहीं पर चार भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेटल क्या बना लिया, मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होगा ये मेटल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ना ही इसके अंदर मेटल जैसी स्ट्रेंथ रह जाएगी, ना ही इसके अंदर मेटल जैसी शाइनी सरफेस रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि जब कभी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, एक टर्म यूज करेंगे कोरोजन, यानी मेटल का क्या हो गया, कोरोजन। और अगर हम स्पेशल आयरन के केस की बात करेंगे,
तो हम वहीं पर कोरोजन को एक दूसरा नाम दे देते हैं कॉल्ड एज रस्टिंग। बट याद रखिएगा रस्टिंग केवल आयरन के केस में होती है, अगर किसी और मेटल का कोरोजन हो रहा है तो हम वहां पर उसे रस्टिंग नहीं कहेंगे। मींस ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इज रस्टिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल इज कोरोजन। अब बात हम ये करेंगे कि क्या ये सिर्फ मेटल्स के साथ होता है ऑक्सीडेशन वगैरह, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये हमारे फूड के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम कभी भी देखते हैं ऐसा कि अगर हम हमारे पास आसपास मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या हम मान लेते हैं कि समर चल रहा है मतलब गर्मी होती है, तो गर्मी में अगर हम खाना बनाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए, या कह सकते हैं कि सुबह अगर खाना बनाया है तो शाम तक के लिए अगर हम उसे छोड़ दें तो उसके अंदर से एक बैड स्मेल आने लगती है, या उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, तो हम वहां पर भी यही टर्म यूज करते हैं कि ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है उसको यहां पर हम एक नया टर्म देते हैं कॉल्ड एज रैंसिडिटी। मतलब जब कभी भी ऑक्सीडेशन फूड का होगा तो हम बोलेंगे रैंसिडिटी, जब कभी भी ऑक्सीडेशन मेटल का होगा तो हम उसको बोलेंगे कोरोजन। अब भाई बात आती है कि रैंसिडिटी अगर किसी कोई एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि व्हाट इज रैंसिडिटी, तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज रैंसिडिटी। ठीक है ना। और इसका रिजल्ट क्या होता है, तो भाई फूड अपना टेस्ट लूज कर देता है, या फूड के अंदर से बैड स्मेल आने लगती है। तो बात आती है कि भाई मेटल भी ओपन एटमॉस्फेयर में कोरोड कर गया, हमारा फूड भी ओपन एटमॉस्फेयर में था, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो गया, रैंसिड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। हम इसे बचाएं कैसे, तो अब बचाने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। अगर हमें कभी भी कोरोजन को बचाना है तो कोरोजन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं हम ग्रीजिंग का, मतलब हम क्या करते हैं उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। दूसरा बी मेथड क्या होता है, लाइक ऑयलिंग हमने उसके ऊपर कर दिया। हम क्या करते हैं उसके ऊपर, आप देखते होंगे कि जब कभी भी बारिश का मौसम आने वाला होता है तो आपके घर पे जो एंटीना वगैरह लगे रहते हैं उसमें से आपके पड़ोसी लोग या हो सकता है आपकी फैमिली खुद उसके ऊपर ग्रीस लगा देती होगी। तो ग्रीस लगाने से क्या होता है, मॉइस्चर का कांटेक्ट मेटल के साथ नहीं हो पाता है, और जब मॉइस्चर का कांटेक्ट मेटल के साथ नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन होने का कोई चांस ही नहीं है और मेटल कोरोड होगा ही नहीं। साथ में तीसरा हम ऑप्शन क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पेंट कर देते हैं। तो आप देखते हो कि जब कभी भी आपके घर में कोई मेटल का सामान आता होगा तो या तो उसके ऊपर किसी चीज की पॉलिश होती होगी, या तो अगर पॉलिश नहीं है तो आप खुद क्या कर देते हो, पेंट कर देते हो। या तो अगर इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज गैल्वेनाइज कर देते हैं। क्या होता है उसको, गैल्वेनाइजिंग, एक टर्म होती है गैल्वेनाइजिंग, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड मेटल। गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा मेटल है, इसको हम और आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट हम यहाँ पर शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि एक मेटल था जो मॉइस्चर के प्रेजेंस में कोरोड हो सकता था, तो मैंने उसके ऊपर जिंक की एक कोटिंग कर दी, या जिंक की कोटिंग को तो हम खैर गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, पर हम कभी कभी निकल की भी कोटिंग कर देते हैं। तो ये जो निकल और जिंक की कोटिंग है ये एक एक्टिव मेटल की कोटिंग है, तो ये हमारे अंदर के मेटल को कोरोड होने से बचाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डायरेक्ट कांटेक्ट में वो मेटल्स नहीं पाते हैं। बात अगर हम करें रैंसिडिटी की, तो भाई हम खाने को किस तरीके से बचा सकते हैं, तो आप देखते होंगे कि आप लोग का जो चिप्स का पैकेट आता है उस चिप्स के पैकेट पे एयर भरी रहती है। तो एयर भरी रहती है या कुछ ऐसी चीज होती है जिसके अंदर एयर नहीं भरी होती। लाइक आप कभी नट्स खरीदने जाइए, काजू खरीदने जाइए या बादाम खरीदने जाइए, तो जो आपको पैकेट मिलता है उस पैकेट्स में से एयर क्या कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, उसको वैक्यूम की तरह से बिल्कुल मतलब वैक्यूमाइज्ड करके पैक कर दिया जाता है। तो आखिर ये क्यों किया जाता है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, खाने को रैंसिड मटेरियल में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए हमें उसके उस मटेरियल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाने से क्या करना है, रोकना है। अब अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे लाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीका है, या तो हम उस फूड को एयर के कांटेक्ट में ही ना आने दें, या तो हम उसको ऐसे एयर के कांटेक्ट में आने दें जहां पर ऑक्सीजन ना हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ क्रिस्पी मटेरियल्स है, लाइक आपका चिप्स, अगर हम चिप्स को एक ऐसे पैकेट में रखें जिसमें एयर नहीं है, तो जब वो ट्रांसपोर्ट होगा ना तो दब दब करके वो मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा, उसके अंदर के चिप्स क्या होंगे, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको वो क्रिस्पीनेस नहीं मिलेगी, आपको वो खड़े खड़े पीसेस भी नहीं मिलेंगे जो आप इंजॉय करते हो खाते के टाइम पे। तो वहां पर क्या करना होता है, हमें कुछ ऐसे मटेरियल उसके अंदर फिलअप करते हैं ताकि वो दबने से वो चिप्स क्या हो, क्रैक ना हो, वो टूटे ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है एयर भरना है, बट अगर हमने उसके अंदर एयर भरी
तो ऑक्सीजन भी जाएगा, और अगर ऑक्सीजन जाएगा तो हमारे फूड मटेरियल को क्या कर देगा, खराब कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज करने से बचाने के लिए अब हम उसमें जो एयर डालेंगे उसमें हम ऑक्सीजन नहीं रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज में से नाइट्रोजन एक्सपोर्ट कराते हैं। मतलब जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं वो दूसरे इंडस्ट्रीज से कहती हैं कि भाई आप एक काम करो, हमें नाइट्रोजन की सप्लाई दो, और हम क्या करेंगे, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को फिलअप करेंगे। अब वो क्या करते हैं, चिप्स पहले रखा, चिप्स के बाद नाइट्रोजन फिलअप कर दिया और नाइट्रोजन के बाद सील कर दिया। तो भाई नाइट्रोजन तो भी तो एक तरीके की गैस ही है, तो वो क्या करेगी, उस चिप्स के पैकेट को फुला करके रखेगी, और फुला करके रखने की वजह से क्या होगा, जब उसके ऊपर हल्का सा भी जर्क लगेगा तो आपकी चिप्स टूटने वाली नहीं है, और साथ में उस एयर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इस वजह से वो क्या है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा और रैंसिड मटेरियल में कन्वर्ट भी नहीं होगा। अब साथ में ये मेथड जो है वो, क्योंकि चिप्स वगैरह के साथ थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन हम फिलअप कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो टूट नहीं सकते। लाइक अगर मैं कह दूं कि आपको भाई नट्स में सप्लाई कर रहा हूं, तो अब काजू क्या टूटेगा, काजू अगर थोड़ा बहुत इधर उधर टकराएगा भी तो वो टूटने से रहा, और अगर टूटेगा भी तो हमारे पूरे काम का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको किसी ऐसे पैकेट में पैक करते हैं जिसके अंदर से हम पूरी की पूरी एयर क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब अगर हम एयर निकाल भी देंगे तो वो बिल्कुल हार्ड सब्सटेंस जैसा हो जाएगा, और अब अगर हम उसके ऊपर हिट भी करेंगे तो वो टूटने वाला नहीं है। तो वहां पर अब चूंकि एयर ही नहीं है, एयर नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो फूड मटेरियल रैंसिड में कभी कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो हम ठीक उसी तरीके से रैंसिडिटी हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और बचाने के लिए मैंने यहां पर आपको दो टर्म्स बताए, भाई या तो पूरी की पूरी एयर निकाल लो, और या तो उसके अंदर एयर डालो तो बिना ऑक्सीजन की एयर डालो। अब बात आती है कि भाई हम घर में किस तरीके से फूड को बचा के रख सकते हैं। तो हम जनरली टेम्परेचर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, हम उसको फ्रीजर में रख देते हैं। अब फ्रीजर में क्या होता है, तो फ्रीजर में ऑक्सीजन भी है बट मॉइस्चर भी है, ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, फूड भी है, बट फिर भी हम देखते हैं कि फूड मटेरियल जो है वो रैंसिड नहीं होता और काफ़ी देर तक टिका रहता है। तो वहां पर क्या होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन का जो फिनोमेना होता है वो भी स्लो हो जाता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन स्लो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन भी जल्दी होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम ऑक्सीजन की सप्लाई को नहीं रोक सकते या वहां से हम एयर को नहीं हटा सकते, तो वहां पर हम टेम्परेचर कम करने की कोशिश करते हैं। साथ में मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। आपके घर में आप जब कभी भी पिकल्स देखोगे, मम्मी जो अचार बनाती है ना, उस अचार को मम्मी लोग क्या करती हैं, तेल के अंदर मतलब ऑयल के अंदर पूरा डिप करके रखती हैं। तो डिप करने से क्या होता है, अगर वो फूड मटेरियल ऑयल के अंदर बिल्कुल डिप्ड रहेगा तो ऑयल के अंदर एयर नहीं जा सकता। अगर ऑयल के अंदर एयर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई उस मटेरियल को नहीं मिली, और अगर मटेरियल को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली, मॉइस्चर की सप्लाई नहीं मिली, तो वो कभी रैंसिड मटेरियल में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो इस वजह से हम ऑयलिंग मतलब कि ऑयल के अंदर डिप करके भी मटेरियल्स को रैंसिड होने से बचा लेते हैं। साथ में अगर हम कॉमर्शियल की बात करें तो कुछ कॉमर्शियली एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं जो हम फूड के अंदर डाल करके उसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं। लाइक इसका एक एग्जांपल है BHA। ठीक है, तो BHA एक ऐसा एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट का, जो हम फूड मटेरियल के अंदर अगर हम डाल दें तो फूड काफ़ी टाइम तक खराब होने से बच सकता है। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में इसका रियल लाइफ क्या क्या हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, लाइक कोरोजन, रस्टिंग और रैंसिडिटी। तो जैसा कि ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डालो, मैं Q&A वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।